अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 12 यानी लेक्चर नंबर 12 करने वाले हैं। और जो हमारे का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वह एनेक्सेशन ऑफ द सिंध है, यानी कि सिंध का जो इल्हाक था उस वक्त बरतानिया का, जो बर सग़ीर के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और फिर उनका अपना कमांड एंड कंट्रोल के मुतालिक जो उन्होंने यहाँ पे सारी मनसूबाबंदी की थी उसको हम आज पढ़ेंगे। क्योंकि पहले हम लोग सिंध से शुरू करेंगे और फिर पंजाब और फिर NWFP में भी जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि बरतानिया ने किस तरह से अपना कंट्रोल संभालने की कोशिश की और कौन कौन सी उन्होंने जंगें लड़ी जिसकी वजह से यहाँ पर उनका कंट्रोल कायम हो चुका था। तो हम आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक को। ठीक है, चलें आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले, क्योंकि हम लोग हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था जो बच्चों ने नहीं लिया होता है, नहीं पढ़ा होता है, लेक्चर नहीं देखा होता है, तो फिर हम लोग ये ज़रूर कंफर्म करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा, जो डिस्कस किया था, वो ब्रिटिश एक्सपेंशन था फ्रॉम 1750 से लेके 1850 तक। इसका हमने पार्ट 2 हमने डिस्कस किया था कि बरतानिया का फैलाव जो बर सग़ीर पर हो चुका था वो कहाँ तक था और कैसे फैला था, हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक करंट के लास्ट लेक्चर में रख देता हूँ बेटा, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, आज के लेक्चर में अगर आप नोट करो बेटा, तो आपके पास जो सवाल आता है, जो पूछा जा सकता है अपने बोर्ड के हिसाब से, कैम्ब्रिज लेवल के हिसाब से, या वैसे अगर आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बरतानिया का यहाँ पर सिंध में जो इंटरेस्ट पैदा हुआ और प्लस जो चार्ल्स नेपियर जो उस वक्त यहाँ पर जंगें लड़ रहे थे और सिंध को फतह अपने हिसाब से एज अ बरतानिया के तौर पर कर रहे थे, तो उसके लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो अगर आपने नोट कराओ कि जो सिंध का इल्हाक हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी में, यानी कि वही 80s का दौर जब चल रहा था बेटा, तो उस वक्त बरतानिया ने यहाँ पर अपना रोब जमाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम इक़दाम करना शुरू कर दिए, क्योंकि उस वक्त रशिया भी फैल रहा था। तो इसलिए बरतानिया ने अपने आप को तेज़ किया, प्लस अफगानिस्तान जो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो बरतानिया ने भी कोशिश की कि वो किसी तरह अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दे, मगर हो नहीं पाया। क्योंकि उस वक्त बरतानिया ने बाकायदा जो उस वक्त के यहाँ पे सबसे अहम रूलर जो बने हुए थे, जो बहुत ज़्यादा हुक्मरानी कर रहे थे हिंदुओं के हिसाब से, सिखों के हिसाब से, पंजाब में ज़्यादातर वो थे रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह का अफगानियों के साथ आपको पता है पहले ही बहुत बड़ा एक मुहासरा हो चुका था, तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से बरतानिया ने रणजीत सिंह को फॉलोअप किया, उनके पास गए। प्लस रणजीत सिंह को ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं बरतानिया काबुल उस वक्त, क्योंकि आपको पता है ना कि बेटा सैयद अहमद शहीद बरेलवी का जो कॉन्सेप्ट था, जो हमने पढ़ा भी था, उसके इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको जो फतह हासिल होनी थी वो अफगानियों की तरफ से हुई थी, वही आपको पता होना चाहिए, दुरानी साहब थे। तो यही वो रीज़न था कि रणजीत सिंह का सबसे अहम मुद्दा भी बरतानिया की तरफ था, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिला और बरतानिया खुद ही जाहिर सी बात है बागियों के तौर पर अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करने में लगा। कब? 1841 में। और बरतानिया को वहाँ पर बहुत बड़ी मुंह की खानी पड़ी और यही वो रीज़न था कि जहाँ पर बरतानिया के जितने भी उस वक्त के ट्रूप्स थे, जो वहाँ के जो जितने भी सिपह सालार थे, उनको बाकायदा कत्लो गारत करके, यानी कि जाहिर सी बात है बेटा, जब आप किसी को कब्जा करने जाओगे तो आपको कोई इतनी आराम से तमीज़ से थाली में रख के तो चीज़ें देगा नहीं। तो यही वो रीज़न यहाँ पर आ गया था और रणजीत सिंह को यहाँ पे झटका लग चुका था। अब बरतानिया का ये कॉन्सेप्ट आ रहा था कि कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची, उनका जो रुतबा था वो कहीं ना कहीं नीचे गिरा अफगानियों के हिसाब से। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने फैसला किया कि हम लोग सिंध की तरफ निकले। अब सिंध की तरफ जैसे ही है तो उस वक्त अमीर जितने भी यहाँ पर थे उन्होंने ट्रीटी साइन की हुई थी दोस्ताना ब्रिटेन के साथ 1809 में। मगर देखो याद रखना बेटा, क्योंकि बरतानिया का अपना रुतबा गिर चुका था, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सिंध में बाकायदा यहाँ पर एक चीज़ नोट की गई कि कहीं ना कहीं अमीर को और सिखों को निशाना बनाया गया। अब वो रीज़न यहाँ पर यह था कि उनकी अना का एक बहुत बड़ा एक आ चुका था कि भाई हार गए अफगानियों के साथ, तो अब यहाँ पे किसी ना किसी पे तो गुस्सा निकालना ही था। तो रणजीत सिंह की जो उस वक्त पॉलिसीज़ थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कायम हुई थी पंजाब और सिंध के इलाकों में, तो अब वो भी परेशान हो गया और उसने देखा कि बरतानिया अब ये क्या कर रहा है,
और यहाँ पर एनेक्सिस जो इलाहाक था सिंध में, वो बाकायदा कब्जे के तौर पर आना शुरू हो गया बरतानिया का। और यहाँ पर उनको कोई एक्सक्यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको पता था कि हमने अब कब्जा ही करना है, हमने यहाँ पर अपना रोब जमाना है। और मुगलों का दौर तो वैसे ही खत्म हो रहा था, हो भी चुका था एक तरीके से, तो अब तो कोई बचा ही नहीं था। तो यही वो रीजन थी कि उस वक्त जो जनरल थे ब्रिटानिया के, सर चार्ल्स नेपियर, जो आपके स्क्रीन पर आ भी रहे हैं रणजीत सिंह के साथ, तो ये वो थे कि जहाँ पर अमीर ने बाकायदा उस वक्त सिंध के, जाहिर सी बात है बरतानिया जब अटैक किया तो उनकी जो जितनी भी सदारती जो पूरे यहाँ पे निसाब चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए बरतानिया के ऊपर हमला किया। लेकिन बरतानिया ने ही उनको जाहिर सी बात है उकसाया हुआ था बेटा, क्योंकि उनकी चीज़ों पर कब्जा आपने कर लिया था। तो 1843 में कहीं ना कहीं तो उनको अपना जवाब निकालना था, अपनी भड़ास भी निकालनी थी। और ये आगे चल के आपको पता भी है कि जंग आज़ादी का तनासुब बनी थी 1857 की वॉर, जो हम लोग आगे चल के डिस्कस भी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने नोट कर लिया होगा कि यहाँ पर बाकायदा सर चार्ल्स नेपियर ने क्या बात कही कि हमने सिंध को फतह करने की कोशिश में एक तरीके से नाकाम रहे, लेकिन अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमें एडवांटेज है, कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा अहम ताल्लुकात कायम होने वाले हैं। जहाँ आपके लसानियत का बात आती है तो वहाँ पे सिख, हिंदू और मुसलमान ये सारे मिलकर कहीं ना कहीं बरतानियों को हरा सकते थे, लेकिन अब इनके दरमियान में इतना इख्तलाफ है कि अब हराना तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही नामुमकिन सी बात थी। और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से बरतानिया यहाँ पे कब्जा करने पर ठान गए और उनको मिल भी गई फतह, क्योंकि मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं के दरमियान अब वैसा रिवाज कायम थे, क्योंकि हिंदू और सिख तो मिलकर बाकायदा बरतानिया के साथ किसके ऊपर हमला कर रहे थे, मुसलमानों पर बेटा। और ये हकीकत भी थी, क्योंकि उनको पता था कि हमारे कहीं ना कहीं, हमें यह बताया जाता है कई कई रीजंस में कि जो उस वक्त के हिंदू थे, जो उस वक्त के सिख थे, वो ज़्यादातर बरतानिया के साथ थे। और ये हकीकत भी है, क्योंकि उनको पता था कि हमारी अपनी सरजमीन है, रूलिंग में कोई भी है, या मुसलमान हो या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनको सिर्फ ये था कि हमारी चीज़ों के ऊपर कोई नज़रें मार के ना बैठ जाए, हम लोगों को वो चीज़ें मिल जाएं। और हिंदुओं को ये लगा था उस वक्त के कहीं ना कहीं मुसलमानों का अब सवाल हो चुका है, तो हम लोग को अपनी चीज़ें बचाएं। और बरतानिया ने जब ये हरकतें की, और ये जो हुआ भी है, ये पूरी हिस्ट्री है बेटा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा हूँ, पूरी हिस्ट्री है, आज हर कोई मानता है। और यही वो रीज़न है कि क्यों मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बरतानिया उस वक्त ये गलत कर रहा था। एक पूरी थ्योरी इसके ऊपर डिवाइन हो गई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना डिवाइड, रूल एंड कॉन्कर। ये जो पूरी थ्योरी है वो इसी बिहाफ पर है। आपने सब ऑर्डिनेंस को तकसीम करके उस पर रूलिंग करना शुरू कर दी। और आज अगर हम लोग देखें, जितनी भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके साथ यही हाल है। गरीब गरीब तो रो रहा है, अमीर अमीर तो रो रहा है, दोनों को। और जो गरीब में जितने भी तबके हैं उनको और मज़ीद लड़वा के अमीर और अमीर बनता जा रहा है। और यही वो हकीकत है, और हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे, ख़ास तौर पर मुसलमान वापस से ये समझ नहीं पा रहे। और यही वो रीज़न है आपको पढ़ाने का और समझाने का कि हमने जो पहले पास्ट में हरकतें की हैं वो फ्यूचर में हरकतें ना करें। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ में ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको कोई चीज़ों का पता हो, इल्म हो, तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।